फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो कल हमारा मराठा तक कंप्लीट हो गया था मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हमारा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन इस रूप में हुआ। पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अगर कंपनी का आगमन पूछे तो अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। फिर से एक बार याद कर लें, कंफ्यूज नहीं करना है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरद्वीप, इसको केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनका स्वागत कौन किया था? जमोरियन, एक शासक था, वो उनका स्वागत किया था। इस प्रकार वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। पुर्तगाल ने 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापना की। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? कोचीन में, 1503 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 था, 9 में था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में वायसराय ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों केंद्र की राजधानी बना। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में होर्मुज पर भी अधिकार कर लिया। प्रारंभ में अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1503 में नीनो दी कुन्हा नामक पुर्तगाली वायसराय ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। भारत में गोवा, दमन और द्वीप 1961 में पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। इस प्रकार पुर्तगालियों सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाला भी था, आया भी था और गया भी था। फिर दूसरा कंपनी हमारा है डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहीं बोलते हैं, 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। ये आप लोग कोठी या फैक्ट्री दोनों में से कुछ आप दोनों सोच लें, कोठी और फैक्ट्री एक ही होता है, तो इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, इसे आप लोग याद रखेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों ने पिपली, चिंसूरा, आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि जगहों पर भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया। डचों ने पुलिकट में पैगोंडा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। डच भारत छोड़ के कब चला गया? जब बेदरा का युद्ध हुआ था। फिर अगला हमारा है अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस सूरत 1608 में पहुंचा, जहां से मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा आया। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था। इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक जहाज़ भी था। दक्षिण भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की।
1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की इजाज़त दी। अगला है 1615 में सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम को दूत बनाकर भारत पहुंचा और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली और 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार 500 पैगोंडा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका कोठी का निर्माण किसने करवाया? डजों ने 1639 में। डज यात्री था फ्रांसिस डे ने। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होने पर दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1668 में चार्ल्स ने बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने यहाँ किलाबंदी कर शहर की स्थापना की। नोट में दिया है, बॉम्बे शहर का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियर था, याद रखिएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना उड़ीसा 1633 में। 1651 में बंगाल के हुगली तथा कश्मीर बाजार में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति से। 1698 में कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजी मुशान की अनुमति से सूतानाती, कालीकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। इसी सूतानाती, कालीकाता तथा गोविंदपुर को मिलाकर जॉब चौरनॉक ने कोलकाता की नींव डाली और यहाँ फोर्ट विलियम्स नामक किले का निर्माण करवाया। इसका अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम्स नामक किले का निर्माण जो करवाया उसका अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर था। और इसका स्थापना किसने किया था? जॉब चौरनॉक ने। आगे चलकर 1707 में कंपनी को मुगल सम्राट फारूक सियार के एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने के बदले सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। साथ ही बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई। फिर डेनिश एक मिनट डच। ओके, डच के बाद आ गया हमारा अंग्रेज कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करेंगे डेनिश। ठीक है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई। सेरमपुर तथा ट्रैकोम्बाड डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। डेनिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस डेनिस को जब आया था तो उसका आप लोग डेनिस कंपनी का स्थापना जो हुआ था उसका आप लोग इसमें याद कर लेंगे, तो 1616 था। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। इस समय तथा इस पर फ्रांसीसी सरकार कड़ा नियंत्रण था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो द्वारा सूरत 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडुचेरी की स्थापना की। यहाँ स्थित व्यापारी कोठी को किलेबंदी कर उसे फोर्ट लुई नाम दे दिया। फिर कर्नाटक युद्ध
व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। तो 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाला युद्ध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 48 तक। ये उत्तराधिकार का युद्ध था। 1748 में यूरोप में एक्स ला सापल की संधि से इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत को भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई। एला सापल की संधि 1748 में। सेंट टोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। 1739 से 54 के बीच हुई युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1739 से 54 में हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुबले ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को अपना समर्थन दिया। वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन तथा हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को काफ़ी नुकसान हुआ। फ्रांसीसियों गवर्नर डुबले वापस बुला लिया गया। उसकी जगह गुडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया और पांडुचेरी की संधि द्वारा युद्ध विराम हुआ। दूसरा है हमारा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही 1758 से 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। 1758 से 63 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। 1768 से 63। जनवरी 1760 में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसी की हार हुई तथा पांडुचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया। संघर्ष का अंत 1763 में संपन्न हुआ और पेरिस समझौता के साथ कर्नाटक का तृतीय युद्ध का समापन हो गया। इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनके किलेबंदी का अधिकार को छीन लिया गया। अब वो भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार पढ़ते हैं। अलवर्दी खां के पश्चात 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। काल कोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, सिराजुद्दौला के शासनकाल से जुड़ी है। अंग्रेज इतिहासकार जेड हॉलवेल के शासनकाल से जुड़ी अंग्रेज इतिहासकार जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 1756 में। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा नवाब को मार डाला गया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार का अधिकार 24 प्रांगना की जमींदारी प्रदान की। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कसीम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कसीम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी दे दी। मीर कसीम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? मीर कसीम ने। दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर अंग्रेजों और मीर कसीम के बीच टकराव हुआ, जिसकी परिणति बक्सर के युद्ध के रूप में हुई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों एवं मीर कसीम अवध के नवाब सिराजुद्दौला
और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर बेंसीडॉट था। अंग्रेजों के लिए यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को की, जिसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके पश्चात बंगाल में द्वंद्व शासन 1765 से 1772 की शुरुआत हुई, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। बंगाल में द्वंद्व शासन कब आया? 1765 से 1772। इसको पढ़ेंगे, इसको रॉबर्ट क्लाइव लाया था। तो समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। द्वंद्व शासन का जनक लियो कार्टियस को माना जाता है। ये वाला द्वंद्व शासन जो आया था वो उसको लियो कार्टियस ने लाया था। अब अगला जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, अब है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। अस्थाई, इस्तेमारी, जमींदारी, बंदोबस्त, सब एक ही नाम है इसका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास की उत्तरी जिले तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत को 19% भूभाग पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत जमींदारों तथा मालगुजारों को भूस्वामी मानते हुए मालगुजारी की रकम अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। जमींदारों की कुल वसूले किए गए लगान 10/11 भाग राज्य को देने तथा 1 से 11 भाग स्वयं रखना था। रैयत बाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल 1792 में लागू किया गया। तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्गी के कुछ हिस्सों में सहित यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई। इसके अंतर्गत किसानों की भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण किया गया। इसमें 20 से 30 वर्ष पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो था वो 20 से 30 वर्ष तक 30 वर्ष पर दिया जाता था। अगला है महलवाड़ी बंदोबस्त। आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में जमींदारों व्यवस्था के संशोधित रूप में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाला जमींदारों को बंदोबस्त किया गया। यह व्यवस्था लगभग 30% भाग पर लागू था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा की कलकत्ता में स्थापना किया। और 1791 में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1813 में चार्टर एक्ट में भारतीय विद्वान एवं भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने प्रसिद्ध आलोक पत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की तथा सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया किसके समय का था? लॉर्ड मैकाले के काल में। कुछ आयोग है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। चार्ल्स वुड समिति 1854 में आया था। इस समय इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। श्रेणीबद्ध विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय लागू किया गया। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। श्रेणीबद्ध विद्यालय मतलब पहले प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च जो लाया था वो चार्ल्स वुड समिति के समय ही आया था 1854 में। उसके बाद है हंटर कमीशन 1882 में। ये आप लोग याद कर लेंगे, इसका सीरीज ये क्रम वाइज ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सही है, तो आप लोग याद कर लेंगे। पहले चार्ल्स वुड समिति, फिर हंटर कमीशन,
फिर रेले कमीशन, फिर सैडलर। तो 54, 82, 1902 और 1917। हंटर कमीशन 1882 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमेटी जो था, कमीशन जो था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, 1882 में आया था। रैले कमीशन 1902 में आया था, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। सैडलर कमीशन 1917 से लेकर 1919 तक में आया था। 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद और विश्वविद्यालय से संबंधित था। सैडलर कमीशन जो था वो विश्वविद्यालय से संबंधित था। हॉर्टोंग कमेटी 1929 में आया था। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वार्धा योजना 1937 में प्रस्तुत की थी। बुनियादी शिक्षा सबसे पहले कौन लाया था? महात्मा गांधी। फिर आगे है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट 1780 में भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? बंगाल गजट। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा, 1780 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट 1816 में किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया यह पहला अखबार था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा द्वारिकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के खिलाफ लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और 1868 में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों का। भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंड मार्तंड 1826 में था। जुगल मार्तंड भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कोलकाता से होता है। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। इंडियन मिरर की स्थापना किसने किए थे? मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम बेलेजली ने 1799 में लगाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें जितना भी पत्रिकाएं दिया हुआ है उसे आप लोग लगभग याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संवाद कैमुदी मिरात उल अखबार। इसके लेखक थे राजा राम मोहन राय। दूसरा वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रफ्त गुप्तार। इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। फिर है होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ, देवी चौधरानी। इसके लेखक बंकिम चट्टोपाध्याय। नील दर्पण, दीनबंधु। देखिए इसमें इसको याद करने कितना आसान हो जाएगा। नील दर्पण, दौ से दर्पण यहाँ भी लगा हुआ है, और दीनबंधु मित्र, क्योंकि नील दर्पण में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। इस तीनों पुस्तक के लेखक मदन मोहन मालवीय हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अगला है इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू। केसरी, मराठा में। गीता रहस्य, ये दोनों के लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। केसरी और गीता रहस्य। अगला है कॉमरेड, हमदर्द।
इसके लेखक मोहम्मद अली हैं। फिर कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, इसके लेखक है अरविंद घोष। उसके बाद है गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। फिर है बहिष्कृत भारत, मराठी में, और मूक नायक के लेखक भीमराव अंबेडकर। ए नेशन इन मेकिंग और द बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये दोनों पुस्तक। कॉमनवेल्थ पत्रिका है, सॉरी बुक नहीं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी, वंदे मातरम, लाला लाजपत राय इसके राइटर थे। अगला है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल बिलांग, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्म्स पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके राइटर हैं चितरंजन दास। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। अगला है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर इसके राइटर हैं। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी और बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल का है। उसके बाद हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। द हिंदू, जीएस अय्यर एवं बी राघवाचारी। द हिंदू इसके दो राइटर थे, जीएस अय्यर और वी राघवाचारी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला है हमारा युगांतर, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, दो थे इसके। काल प्रांजपे, भारत श्रमजीवी, शशिपद बनर्जी इसके राइटर थे। फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा। द सोशलिस्ट, श्रीपाद अमृत डांगे। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष इसके राइटर थे। भारत माता के राइटर अजीत सिंह। वंदे मातरम, मैडम कामा। संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र। द इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर। व्हाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त थे। तहजीबुल अखलाक के लेखक सैयद अहमद खां थे। आगे है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, इसे हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और एक बात, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड पीडीएफ या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग वहाँ टेलीग्राम से जुड़ के हमसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ। और हमारा अभी ये पूर्वालोकन चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो 1 लाइनर है। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो एक बार उसे भी देख लिया करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 लाइनर है, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।